वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज में आज से मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न पे मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा डिफरेंट चैप्टर से। जो भी क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर एक सेट होगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, अलग अलग चैप्टर से होगा। एग्जामिनेशन में विद इन गिवन टाइम आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा ट्रिक वगैरह आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समय शुरू में कितना दिया गया है, 8 साल समय दिया गया है आपका, 8 साल समय है, और दर है आपका 21%। ठीक है, दर कितना है, 21% है। तो इसका अनुपात आपको निकालना है। ये क्या है आपका, ये टाइम है और ये रेट है। किससे अनुपात निकालना है, तो 21 साल के लिए समय कितना हो जाएगा, 21 साल, और उसके बाद रेट कितना है, तो रेट के बारे में बोल रहा है, उसी रेट से, उसी दर से। रेट कितना है आपका, 21 है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अनुपात आपसे पूछ रहा है। यहां पे कोई प्रिंसिपल का जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है समान धनराशि पे। तो अगर हमको अनुपात निकालना है तो वो धनराशि दोनों तरफ जो भी आएगा वो तो समान ही होगा। अगर समान होगा तो वो समान राशि तो आपका कट ही जाएगा ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये इतना सा लिख करके उसके बाद डायरेक्ट आप अनुपात निकाल लें। 21 से 21 आपका कट गया, यानी आपका फाइनल रेशियो जो बना वो कितना बना, 8:21, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन सा क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते जाएं और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले सबसे पहले आपको करना ये है कि जितने भी लोग जो परसेंट का लेक्चर नंबर 1 मेरा नहीं देखे हैं, जो इस बार हमने अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, वो ज़रूर देख लें। क्योंकि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर वो लेक्चर आप देख लेते हैं तो जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज यूज़ किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हालांकि कि कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। यदि चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तो नए बने आयत का क्षेत्रफल AB की तुलना में कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो ये AB है क्या, यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो लंबाई बोला गया है, चौड़ाई बोला गया है A, लंबाई बोला गया है B। तो लंबाई और चौड़ाई को जब गुना करते हैं तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाता है। एक आयत में लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी AB क्या है आपका, एक क्षेत्रफल है ना, AB क्षेत्रफल है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाता है और लंबाई में 10% कम कर दिया जाता है। इससे एक और साधारण क्वेश्चन आता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये प्लस माइनस ये है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस, और अगर कमी आ रहा है तो माइनस, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 100% होता है, याद रखिएगा, तो शुरुआत में जो एरिया निकाला गया
अगर वो 100% है तो उसके बाद जो नया एरिया आने वाला है यानी नए डायमेंशन के साथ वो एरिया क्या होगा, या तो कमी आएगा या तो बढ़ोतरी होगा। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग देख लेंगे कि कितने परसेंट का कमी या कितने परसेंट का बढ़ोतरी हो रहा है। सबसे पहले कहा गया है कि चौड़ाई में 20% क्या किया जाता है, कम किया जाता है। चौड़ाई में 20% का कमी, दैट मीन्स -20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और लंबाई में 10% का वृद्धि किया जाता है, वृद्धि मतलब +10 हो जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, है ना। एक लंबाई को शो कर रहा है, एक चौड़ाई को शो कर रहा है, ठीक है। चौड़ाई में 10% का क्या किया गया, कमी, लंबाई में 10% का वृद्धि किया गया है। फिर इसी x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में उनका साइन भी मल्टीप्लाई होता है, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -xy/100 यानी 20 × 10/100। ये 20 में से 10 को लेस करेंगे तो -10 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कटेगा, बचे कितना, -2। इसको जब सॉल्व किए तो -12 आया। -12 का ये मतलब है कि पहले जो भी एरिया था उसमें अब 12% का कमी आ जाएगा। तो अगर पहले का एरिया मेरा 100% था और अभी 12% का कमी आ रहा है, इसका मतलब नया एरिया क्या रहेगा, 88% पहले की तुलना में, यानी कि AB की तुलना में। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 88%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि डी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या है जब उसी संख्या में 2 से भाग दिया जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर, और सिर्फ एनटीपीसी में ही नहीं, जितना भी एग्जामिनेशन होता है उन सभी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही साधारण है। पहले संख्या में 8 से भाग दिया जा रहा है, पहले संख्या में 8 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल जो मेरा आ रहा है, रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है, वो आ रहा है 3। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर उसी को 2 से भाग दिया जाए, है ना, तो शेषफल क्या आएगा, है ना। नया शेषफल पूछ रहा है, कब, जब 2 से भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जो 2 है वो 8 का फैक्टर है। दैट मीन्स ये 2 से क्या ये 8 कट रहा है। अगर 2 से 8 कट रहा है, जो कि कटता ही है ऐसे क्वेश्चन में, है ना, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आमतौर पे इसी के फैक्टर को दिया जाएगा, यानी ऐसा नंबर दिया जाएगा जो इसको काट सके। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं दे दिया जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 से मेरा ये 8 कट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको यही 2 से भाग देना है, इसको नहीं। आपको क्या भाग देना है, देखिए ये तो 8 से भाग दिया गया था, बीच में वो संख्या आपका मिसिंग है ना, जिसको भाग दिया जा रहा है। 8 से भाग दिया जा रहा है इस संख्या को, तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब वो संख्या तो आपको पता है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि पहले 8 से भाग दिया जा रहा था और अब जो भाग दिया जा रहा है वो 2 से दिया जा रहा है। तो आप इसको देखें डिवाइड करके कि कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि 2 से भाग दे देना है शेषफल में, 3 में भाग दे दीजिए, 2 एकम कितना आ गया, 2, शेषफल कितना बचा, 1। यही आपका जो भी नया शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी नए केसेस में जो आपका शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाव की अनुप्रवाह गति क्या है जब शांत जल में नाव की चाल 10 मीटर पर सेकंड तथा नदी की गति नाव की गति का 20% है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर धारा और नाव का जो चैप्टर है, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बस कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन बना दिया गया है। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। देखिए नाव अगर है कोई भी तो उसका एक प्रॉपर चाल होगा। मान लेते हैं कि नाव का चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है
है ना, प्रॉपर चाल यानी शांत जल में, एक्स्ट्रा ना उसको फोर्स कोई रोक रहा है और ना एक्स्ट्रा फोर्स उसको मिल रहा है, बस उसका एक प्रॉपर चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उस नाव को अगर नदी में उतारा जाता है तो नदी का तो एक बहाव भी होता है और उस बहाव का एक चाल भी होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जिस नदी में उसको उतारा गया है उस नदी की धारा के प्रवाह का चाल, है ना, या नदी की धारा का चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर उस नाव को नदी में उतारा जाएगा और कहा जाएगा कि धारा के साथ उसको चलाइए, तो उसका प्रॉपर स्पीड कितना था, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो तो अपना फोर्स लगाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, लेकिन साथ ही क्या होगा कि जो धारा है, धारा भी अपना बहाव जारी रखेगा, यानी धारा भी तो उसको और बहाएगा। किस स्पीड से? तो अगर धारा का गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से धारा भी उसको बहा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि नाव का गति बढ़ जाएगा, है ना। नाव का जो गति है पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा बहाव उसको मिल रहा है, यानी अब जो उसका चाल हो जाएगा वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यही अगर धारा के विपरीत नाव जाता है तो 100 के स्पीड से वो अपना फोर्स लगा रहा है और धारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपना स्पीड से उसको रोक रहा है ना। तो अब उसका स्पीड कम हो जाएगा, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसका चाल था उसमें अब 20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब धारा के साथ नाव जाता है तो धारा की गति उसमें ऐड हो जाता है नाव की गति में, और धारा के विपरीत जब नाव जाता है तो उसमें धारा की गति क्या होता है, लेस हो जाता है। बस इतना ही सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में नाव का जो गति है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और धारा की गति कितना है, तो इसी का 20% यानी 10 का 20% कुछ इस तरह से निकालेंगे, है ना। कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकंड ये धारा का गति है। यहां पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अनुप्रवाह गति क्या है। अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ अगर पूछ रहा है दैट मीन्स ये हो गया आपका नाव का गति और ये हो गया धारा का गति, इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 12 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर धारा के विपरीत पूछा जाता तो यही 2 को घटा देते और इसका आंसर क्या हो जाता, 8 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। वीडियो को लाइक जरूर करते चाहें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1260 तथा 5 वर्ष में 1350 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर लगभग क्या है। दर निकालना है। दर किसको कहते हैं हम लोग, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, और कुछ नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बस परसेंट का कॉन्सेप्ट चाहिए। जिसका भी परसेंट वैल्यू निकालना होता है वो ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे, देन 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो दर कहते हैं हम लोग 1 साल के ब्याज को, और 1 साल के ब्याज का अगर प्रतिशत मान निकाल दें तो वो प्रॉपर दर परसेंट में आ जाता है, जो कि आपको फाइंड करना है। यहां पे कहा जा रहा है 5 वर्ष में 1350 हो जाता है कोई धनराशि, 5 साल में 1350 हो जाता है, जबकि 2 साल में ये कितना हो रहा था, 1260। 2 वर्ष में ये 1260 हो रहा था। ऐसा क्यों? देखिए, जब कोई धन ऐसा दिया रहे कि जब धनराशि इतना हो जाता है तो इसका मतलब वो मिश्रधन है आपका, यानी अमाउंट है। अमाउंट का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रिंसिपल भी छुपा हुआ है और ब्याज भी छुपा हुआ है। इसमें भी 2 साल में 1260 हो जाता है, यानी मेरा पैसा कुछ होगा, अब मेरा पैसा बन गया 1260, यानी इसमें ब्याज का राशि भी ऐड हो गया मेरे पैसे में, दैट मीन्स प्रिंसिपल में, यानी कि मूलधन में। ठीक है, यहां पे 1350 हुआ जबकि यहां पे 1260 ही हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 3 साल का ब्याज कम है ना। इस वाले राशि में इससे जब कंपेयर करेंगे तो 3 साल का ब्याज कम दिखाई दे रहा है। ये 5 साल का ब्याज और प्लस प्रिंसिपल, ये 2 साल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल,
है ना, प्रिंसिपल तो दोनों में है, तो प्रिंसिपल तो दोनों में समान ही होगा। तो एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि इसमें 3 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3 साल का ब्याज होगा। ये 0 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 90 रुपया जो होगा वो आपका क्या हुआ? 3 साल का ब्याज हुआ। आपको निकालना है दर। दर मतलब 1 साल का ब्याज। ये जो ब्याज हुआ वो 3 साल का, 3 ईयर का ये इंटरेस्ट हुआ आपका। तो जब 3 साल में 90 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में कितना मिलेगा? या 1 साल में आप देखिए ये 1/3 हो रहा है ना, तो इसका भी 1/3 कर दीजिए, तो इसका 1/3 कितना होगा? 30 रुपया। तो 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया कितना? 30 रुपया। अब इसी 30 रुपया का परसेंट वैल्यू चाहिए, तो जिसका परसेंट वैल्यू चाहिए वो ऊपर, और ब्याज किस राशि पे मिलता है? मूलधन पे यानी प्रिंसिपल पे मिलता है। तो प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, बस यही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इसमें भी प्रिंसिपल है और इसमें भी प्रिंसिपल है ना, दोनों में मूलधन छुपा हुआ है, प्रिंसिपल छुपा हुआ है। इसमें प्रिंसिपल के साथ 2 साल का ब्याज है और इसमें प्रिंसिपल के साथ 5 साल का ब्याज है। तो या तो इसमें 2 साल का ब्याज घटा दें या इसमें 5 साल का ब्याज घटा दें, जो आपको आसान लगता है वो करें। मुझे तो 2 साल का ब्याज घटाने में आसान लग रहा है। तो 1 साल का ब्याज अगर 30 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 ईयर का अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ये कितना होगा? 1 साल में 30 रुपया मिल रहा है, तो 2 साल में, दूसरा साल में 30 मिला होगा, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 रुपया। यानी इसमें आप 60 रुपये को घटा दें तो कितना आ गया आपका? 1200, यानी कि प्रिंसिपल आपका निकल गया 1200। बस इसी को सॉल्व कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 से डायरेक्ट कर दे, पॉइंट में आंसर है। तो 12 दूना 24, बच गया 6, 12 पचे 60, यानी 2.50% आपका ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, तो प्रिंसिपल तो यही 1200 रुपया आपका आंसर हो गया, प्रिंसिपल पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। परसेंटेज का अगर वीडियो आप देख लिए होंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक संख्या का 50%, मान लीजिए 2 संख्या अपने पास, तो एक को हमने x माना और दूसरे को y माना। कहा जा रहा है एक संख्या का 50% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के बराबर है। पहली संख्या x था तो दूसरी संख्या y है, दोनों बराबर नहीं था, लेकिन इसका 50% दूसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, तो इस आधार पे यही दोनों संख्या का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट जब हटता है तो नीचे 100 आ जाता है ना, तो 50 से 50 दूना 100, यानी ऊपर क्या बचा? x, और इधर क्या आ गया? 2y। तो आपको पता ही होगा, रेशियो में भी हमने सिखाया हुआ है, y के जो बगल में है वो x का मान, और जो x के बगल में है, जो कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो जो x के बगल में है वो आपका y का मान हो जाता है। आपको रेशियो चाहिए x अनुपात y, तो x का मान क्या होगा? जो y के बगल में है, और y का मान क्या होगा? जो x के बगल में है। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना ही करना था। इसी तरह से आप विद इन गिवन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि वृत्त से है ना, सर्कल का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। बस ये नहीं कि सर्कल वगैरह देख लिए, एडवांस का क्वेश्चन देख लिए तो आपको छोड़ करके आगे निकल जाना है। बहुत ही आराम से ये सब क्वेश्चन बनता है। कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है।
पहले इतना क्वेश्चन आप पढ़ लिए ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक वृत्त है, अगर एक वृत्त है तो इसका एक केंद्र भी होगा और केंद्र, और यहां पे बोल रहा है एक जीवा भी है, ये है ना, यहां पे एक जीवा भी बोल रहा है। केंद्र पे क्या बोल रहा है यहां पे कि 10 सेंटीमीटर जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है। ये जो 10 सेंटीमीटर का जीवा है, इसको वृत्त पे बना कोण कितना है, वृत्त के केंद्र पे बना कोण 120 डिग्री है। ये आपका कितना हो गया, 120 डिग्री। तो जीवा की केंद्र बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ये जो जीवा है ना, वो केंद्र बिंदु से दूरी मतलब जस्ट परपेंडिकुलर लाइन आपको यहां पे पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है। तो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें लगना है आपको, एक दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला एक त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है ना, यहां पे ये क्या है, ये अगर एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ किए तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है वो आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाता है। ये भी क्या है, आपका त्रिज्या ही है, यानी आर ये भी है। और अगर ये भी आर ये भी आर, यानी दोनों भुजा क्या है, दोनों भुजा समान है। तो जब दोनों भुजा समान है तो इनका दोनों कोण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये 120 डिग्री है। एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होता है, 180 में से 120 ये चला गया, तो ये जो 60 डिग्री बचा वो ये दोनों में पुट होगा, है ना। टोटल 60 डिग्री दोनों मिला करके होगा और दोनों में बराबर बराबर पुट करना है। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। तो इसी में जब 2 से डिवाइड कर देंगे 30, यानी ये कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है, और ये भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और वृत्त का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब जीवा पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो ये जीवा को 2 बराबर भाग में क्या करता है, बांट देता है। यानी पूरा अगर 10 था तो ये कितना बचा, 5 बचा, और ये भी कितना बचा, 5 बचा। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। अगर यहां पे हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है, यहां से हम सिर्फ इस त्रिभुज के हेल्प से ही निकाल सकते हैं इसको, है ना। ये आपका हाइट हो गया और ये क्या है, बेस है। तो हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस को मिला करके क्या फॉर्मूला बनता है, कौन सा रेशियो फॉर्मूला बनता है, तो tan का बनता है। क्योंकि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan, और ये एंगल कितना है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यानी एज का बात किया जा रहा है यहाँ पे, और बेस कितना है यहाँ पे, 5 है। बस tan 30 डिग्री का अगर आपको वैल्यू पता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/5। आपको सिर्फ h का वैल्यू चाहिए, 5 को इधर भेज दें, यानी 5/√3 इज इक्वल टू h। ये आपका आंसर आ गया। तो जितना डिफिकल्ट, लोग सिर्फ डरते हैं इस तरह के क्वेश्चन से, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ज्योमेट्री का या मेंसुरेशन का क्लास दूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें, मैं पूरा ज्योमेट्री आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।